अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहीं खाना मिल सकता है, खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। आजकल तुम्हारे नखरे कुछ ज़्यादा नहीं हो गए? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अब मैं तुम्हारी खातिर दो दो सालन नहीं बना सकती। एक तो कुछ कमा नहीं सकते, ऊपर से नखरे सातवें आसमान को छूने लगे। अपाहिज इंसान, तुझे मेरे ही गले पड़ना था। रानिया ने आमिर के सामने खाना रखते हुए जली कटी बातों से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वो खामोशी के साथ सर झुकाए बासी खाना खाने लगा था। तुमसे कुछ कहा था, इसका क्या बना? मेरे मसले पर भी गौर किया तुमने? रानिया ने तीखे लहजे में पूछा। मसले की बात कर रही हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी इस बात को, मुझे तलाक चाहिए, इस मसले की बात कर रही हूँ। क्यों जान कर भी अनजान बनते हो? इस बात का उसने कोई जवाब ना दिया। वो खाना खाते हुए अपने माजी में खो गया था। अरे आप कब आए, बताया भी नहीं। रानिया ने आमिर से मुस्कुराते हुए लाड किया था, फिर उसके कोट के बटनों से खेलने लगी थी। घर में कौन आया था? उसे सामने मेज़ पर रखे एश ट्रे में सिगरेट के जले हुए आधे टुकड़ों को देखते हुए पूछा। कोई भी तो नहीं, रानिया ने डरते हुए जवाब दिया था। ये तुम डर क्यों रही हो और मेरे सामने झूठ क्यों बोल रही हो? आमिर ने पहले उसके माथे पे हल्का सा पसीना देखा था, फिर आगे बढ़कर मेज़ पर वो ऐश ट्रे उठा लाया था जिसमें आधे जले हुए सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। तुम तो कह रही थी कि घर में कोई नहीं आया था, तो क्या ये तुमने पी है? उसे सिगरेट के टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं क्यों पीऊँगी? तो तुम सीधे तरीके से बताती क्यों नहीं कि घर में आखिर कौन आया था? आमिर ने रानिया की बात तेज़ी से काट दी थी और वसीले लहजे में दरियाफ्त किया था। मेरा भाई आया था, और कौन आ सकता है इस घर में? अब इस घर में मेरे भाई के आने की भी पाबंदी है क्या? रानिया ने एक और झूठ बोलते हुए वसीले लहजे में जवाब दिया था। उस वक्त तो वो खामोश हो गया था। उसे खुद से दूर करके वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया था। आमिर को शक हो गया है। ये सिगरेट के टुकड़े यहाँ ना फेंका करो। रानिया ने एश ट्रे में आधे जले हुए सिगरेट के टुकड़ों को देखते हुए कहा। कैसा शक? उसने दो कश लगा के वही जला हुआ सिगरेट एश ट्रे में मसलते हुए पूछा। रानिया ने 3-4 दिन पहले वाला वाक़या उसे सुना दिया था। वो भी ये सब जानकर काफ़ी परेशान हुआ था, फिर भी किसी गहरी सोच में डूब गया था। कुछ सोचते हुए उसके पतले और बारीक होंठ एकदम मुस्कुरा उठे थे। अब कुछ करना पड़ेगा जिससे लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। अमजद ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और वही सिगरेट के जले हुए टुकड़े हाथ में उठाकर घर से बाहर चला गया था। रानिया उसे हैरत से जाते हुए देखने लगी थी। अरे सर अमजद, आप हमारे घर, वो भी इस वक्त? आमिर ने हाथ पर बांधी अपनी घड़ी की तरफ देखा जहाँ सवैया रात के 3 के हिंसों को छू रही थी। वो वॉशरूम जाने के लिए उठा तो सामने ही मेन गेट पर अपनी बीवी के साथ उसे खड़ा हुआ पाया था। जी, मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा आपकी खैरियत मालूम करता चलूँ। उसने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाल कर उससे अपने माथे पर आया, हल्का सा पसीना साफ करते हुए कहा। सर, रात के 3 बजे आप मेरी खैरियत मालूम करने आए हैं? मुझे तो खैरियत हो रही है, इसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूं या किसी मरहूने मिन्नत? उसने अपने पास खड़ी रानिया पर शौक की नज़र डालते हुए पूछा। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, अमजद ने फ़ौरन से पहले कहा। कुछ नहीं सर, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तो आ जाए ना। अरे नहीं नहीं, अब मुझे इजाज़त है। तुम्हें देखने आया था, देख लिया, मैं आता जाता रहूँगा। खुदा हाफिज़। ये कब आया था और क्यों आया था? आमिर ने उसीले लहजे में पूछा। उसने बताया तो है, वो आपको देखने आया था। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाकर अपने बॉस से पूछो। रानिया ये कहकर मेन गेट बंद करके कमरे के अंदर चली गई थी। अमजद, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए, अब तुम्हें कुछ करना होगा। मैं थक गई हूँ वजाहतें दे देकर। वो तलाक देना ही नहीं चाहता। आप उससे कहो मुझे तलाक दे दे। रानिया अमजद के सामने खड़ी बहते आंसू के साथ कह रही थी। तो मत रो, आज तेरा काम हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। अमजद ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या करोगे? रानिया फिक्रमंदी से बोली। उसे अपाहिज करना है, फिर ये अपनी गाड़ी
जगह पर ही पड़ा रहेगा और हम दोनों आराम से एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? उसने हैरत से पूछा। यार शादी भी कर लेंगे, पहले मुझे अपना काम तो करने दो। तुम औरतों की इन्हीं दकियानूसी बातों से मुझे बड़ी चिढ़ है। बात कुछ होती है, ख़त्म शादी पर आकर होती है। अमजद खासा चिढ़ा हुआ था। फिर वो रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता हुआ घर से बाहर चला गया था। डॉक्टर साहब क्या हुआ है इसे, आप बताते क्यों नहीं? रानिया उस वक्त डॉक्टर मुबीन के कैबिन में बैठी पूछ रही थी। देखिए हम खुद भी नहीं जानते इनको क्या हुआ है, बट जो लोग उसे यहाँ तक ले आए हैं वही बता रहे थे एक ट्रक उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ गया था। वो लोग इस ट्रक के पीछे भी गए थे, बट वो काफ़ी तेज़ था इसलिए उसे पकड़ नहीं सके। अभी डॉक्टर उससे बात कर रहा था कि रानिया के पर्स से मोबाइल की रिंगटोन हुई थी। उसने पर्स खोलकर मोबाइल स्क्रीन को देखा तो उस पर अमजद कॉलिंग हो रही थी। एक्सक्यूज़ मी कहते हुए कमरे से निकलकर एक साइड पर जा खड़ी हुई थी। हेलो, उसने मोबाइल का ग्रीन बटन पुश करते ही उसके कानों से लगा लिया था। जानू तुम बहुत परेशान थी ना, अब तेरी परेशानी ख़त्म। तेरा शौहर अपाहिज हो गया है। सच्ची आप सच कह रहे हो? रानिया खुशी से उछली तो पड़ी थी। हाँ यार सच कह रहा हूँ, तो अब उससे तलाक ले ले, मैं तुझसे शादी करने को तैयार हूँ। एक बार फिर सोच लो, अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों की खुशियाँ बर्बाद ना करो। मैं तो अपाहिज हो गया हूँ, किसी के काम का नहीं रहा, पर तुम तो अपने बच्चों का सोचो। आमिर रानिया की मिन्नत समझत करने लगा। मुझे तलाक चाहिए, उसने दो टोक लहजे में कहा। ठीक है, मैं अपने होशो आवाज़ में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। आज रानिया की शादी थी। उसने सुबह ही सुबह तैयारी करना शुरू कर दी थी। उसे लाल लहंगा अरूसी जोड़ा प्रेस करके हैंगर पर लटका दिया था। कुछ देर तक उसे पहनना था। शाम में उसने अरूसी जोड़ा ज़ेबतन किया था। ब्यूटी पार्लर से वो मेकअप करवा के आई थी। कुछ अल्लाह पाक ने उसे हुस्न से नवाजा था तो कुछ ब्यूटी पार्लर की मरहून मिन्नत थी। आज वो क़यामत लग रही थी। सबके दिलों पर वो बिजलियाँ गिरा रही थी। जिसने भी देखा वो सराहे बिना ना रह सके था। सब लोगों ने उसकी खूब तारीफ़ की थी। दूल्हे वाले भी बड़ी सी गाड़ी में आ चुके थे। अमजद ने आज सफ़ेद कुर्ते के ऊपर सफ़ेद रंग की वास्केट पहनी थी। खुस्सा भी सफ़ेद रंग का पहना था। बिला आखिर खैर आफियत से शादी अंजाम पा गई थी। वह एक घर से रुखसत होकर अमजद के आलीशान महल में आ गई थी। आज वह बहुत खुश थी। जो उसने ख्वाब देखा था उस पर कुन फयाकुन बोल दिया गया था। उसे तो अपने बच्चों की ज़रा फिक्र नहीं रही थी। पता नहीं कैसी बीवी कैसी माँ थी वो। यार मैं थक चुका हूँ तुमसे रोज़ रोज़ की इस बहस से। काम पर जाता हूँ, कोई अय्याशी करने नहीं जाता जो तुम इतना शक करती हो। अमजद ने थके थके से लहजे में कहा था। मुझे डर लगता है कहीं कोई और औरत। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। हर औरत तुम्हारी जैसी नहीं होती। अमजद गुस्सीले लहजे में कहकर कमरे से बाहर निकल गया था। यार तुझे तेरी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ, तू बस मेरा काम कर दे। आज इसे शॉपिंग पर ले जाऊँगा तो किसी तरह इस पर अपनी गाड़ी ठोक दे। मैं इसे बचाने की कोशिश करूँगा। तो मुझ पर गाड़ी ना चढ़ाना, ख्याल रखना। वो अपने पुराने दोस्त से कह रहा था जिसने अमजद को अपाहिज किया था। आज तकदीर उसी के हाथों रानिया को अपाहिज बनाने वाली थी। यार सॉरी, सुबह पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल गया था। चल आज तुझे शॉपिंग करवाने ले चलता हूँ। उसने गाड़ी की चाबी उसकी आंखों के सामने लहराई थी। मुझे नहीं चलना। उसने करवट बदली। उठना प्लीज़ यार। अमजद ने उसका चेहरा अपनी तरफ फेरा। अच्छा आप गाड़ी में चलकर बैठे, मैं चेंज कर आती हूँ। उसने अपनी ज़िद का हथियार डाले हुए कहा। चले वो कपड़े चेंज करके गाड़ी में बैठते हुए बोली थी। कुछ लम्हों में ही वह माल रोड पर थे। वो दोनों भी गाड़ी में ही मौजूद थे कि सामने से एक ट्रक रोल उनकी गाड़ी को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया था। उनकी जान तो बच गई थी लेकिन दोनों ही अपाहिज हो चुके थे। फिर कुछ सालों के अंदर ही अंदर अमजद का घर और बिजनेस ठप होकर रह गया था। बात फाकों तक आ गई थी। उसी को कहते हैं खुदा की लाठी बे आवाज़ होती है। अमजद का घर सेल हो गया था। बिजनेस पर उसके दोस्त ने कब्जा कर लिया था और दूसरी तरफ आमिर ने रानिया की तलाक के बाद अपनी मसनूई टांगें लगवा ली थी। दूसरी शादी भी कर ली थी। दूसरी बीवी बहुत ही अच्छी साबित हुई थी। बच्चों की देखभाल करना, आमिर की देखभाल करना उसका मामूल बन गया था। आमिर की मेहनत और कुदरत की ताकत से आमिर एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। एक दिन उसकी गाड़ी रास्ते में ही ख़राब हो गई थी। उसने उसे मैकेनिक
کو دے کر خود فٹ پاتھ پر وقت گزارنے کے لیے بیٹھنا پڑ گیا تھا۔ اللہ کے نام پر 10 روپے کا سوال ہے بابو جی۔ ایک عورت ملے کچیلے سے کپڑوں میں ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بال دیکھ کر گھن آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کئی دنوں سے نہ ہو۔ عامر نے جب غور سے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین سرک گئی تھی۔ آسمان اس کے سر پر آ گرا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں نیزہ گھونپ دیا ہو۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ اس کی رانیہ تھی، اس کے بچوں کی ماں تھی، اس کی محبت رانیہ تھی۔ اللہ حافظ۔